दोस्तों, एक समय था जब भारत में टीवी चालू करने का मतलब सिर्फ एक ही चैनल होता था, दूरदर्शन। ना रिमोट की जरूरत थी, न चैनल बदलने का सवाल। पूरा देश एक ही समय पर एक ही कार्यक्रम देखता था। रामायण, महाभारत, बुनियाद, शक्तिमान, ये सिर्फ टीवी शोज नहीं थे, ये भारत की सामूहिक यादें थी। लेकिन आज दूरदर्शन मौजूद तो है, पर प्रासंगिक नहीं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत का पहला और सबसे शक्तिशाली चैनल धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है? तो चलिए दोस्तों, जानते आज के इस वीडियो में दूरदर्शन के राइज एंड फॉल के बारे में। तो दोस्तों, दूरदर्शन की कहानी शुरू होती है 15 सितंबर 1959 से। उस समय भारत एक नया स्वतंत्र देश था। संसाधन सीमित थे, लेकिन सपने बड़े थे। और उस समय इस चैनल का नाम रखा गया था टेलीविजन इंडिया। और इस प्रोजेक्ट के लिए उस समय यूनेस्को ने इंडिया को $20,000 दिए थे और साथ ही 180 टीवी सेट भी प्रोवाइड किए थे, क्योंकि यूनेस्को बेसिकली इंडिया के अंदर एजुकेशन को प्रमोट करना चाहता था। उस समय दूरदर्शन का उद्देश्य साफ था, ग्रामीण भारत को शिक्षित करना, सरकारी योजना की जानकारी देना, कृषि, स्वास्थ्य और साक्षरता पर ध्यान देना, क्योंकि उस समय लोगों के बीच इन चीजों को लेकर बहुत ही कम अवेयरनेस थी। शुरुआती दिनों में दूरदर्शन पर हफ्ते में सिर्फ 2 ही दिन प्रोग्राम आते थे, वो भी आधे घंटे के लिए। लेकिन आगे चलकर साल 1965 में पहली बार चैनल पर हर रोज 1 घंटे के लिए ब्रॉडकास्टिंग को शुरू किया गया और इसमें 5 मिनट की न्यूज बुलेटिन भी जोड़ी गई, जिस वजह से दूरदर्शन की इस पहल ने इसकी पॉपुलैरिटी को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया था। क्योंकि जो लोग पहले रेडियो पर न्यूज सुना करते थे, अब वो इसे टीवी पर भी देख सकते थे। और फिर साल 1966 में एक ऐसा प्रोग्राम आना शुरू हुआ जिसने पूरे देश में क्रांति ही ला दी, जो कि है कृषि दर्शन, जिसकी शुरुआत साल 1966 में की गई थी। और यही वो प्रोग्राम था जिसके साथ ही देश में हरित क्रांति की एंट्री हुई। दरअसल उस समय ज्यादातर लोग खेती पर डिपेंडेंट थे, लेकिन उन्हें अच्छी खेती करने की सही टेक्निक, अच्छी मशीन और फर्टिलाइजर का नॉलेज नहीं हुआ करता था। ऐसे में कृषि दर्शन ने सभी किसानों को खेती करने का सही तरीका समझाया और खेती से संबंधित सभी जानकारियां अपने चैनल पर देना शुरू किया। पर उस समय दूरदर्शन की सेवा सिर्फ दिल्ली में ही दी जाती थी, लेकिन साल 1972 आने तक मुंबई और साल 1975 तक कोलकाता, अमृतसर, चेन्नई जैसे बड़े शहरों में भी इसे शुरू किया गया। और फिर इसी दौरान इस चैनल का नाम टेलीविजन इंडिया से बदलकर दूरदर्शन कर दिया गया, क्योंकि इंडिया के लोग इस नाम से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। और अभी तक दूरदर्शन की सेवा सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित थी। लेकिन साल 1970 के दौरान दूरदर्शन ने अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट लॉन्च किया, क्योंकि इसे नासा और इसरो ने मिलकर लॉन्च किया था। उनका उद्देश्य क्लियर था, भारत के छोटे से छोटे गाँव तक टीवी को ले जाना और एजुकेशन को प्रमोट करना था। लेकिन तभी साल 1975 में भारत में इमरजेंसी देखी। यह वह समय था जब दूरदर्शन ने पहली बार सरकार की ताकत को पूरी तरह महसूस किया, जिस वजह से अब दूरदर्शन का उपयोग सूचना देने की बजाय प्रोपेगेंडा के लिए होने लगा। जैसे कि सरकार की उपलब्धियां बढ़ा चढ़ाकर बताई गई, विपक्ष की आवाज दबाई गई और खबरें सेंसर होने लगी। और यही से दूरदर्शन की स्वतंत्रता पर भी बड़ा सवाल उठा। हालांकि इमरजेंसी तो खत्म हुई, लेकिन सरकार का नियंत्रण कभी खत्म नहीं हुआ। और फिर साल 1982 में एशियन गेम भारत में आयोजित किए गए और इसी साल दूरदर्शन ने एशियन गेम के लिए कलर टीवी की शुरुआत की। इसके साथ ही इसने अपना आइकॉनिक लोगो और सिग्नेचर ट्यून भी इंट्रोड्यूस किया, जो कि आज भी इसके आइडेंटिटी का हिस्सा है। और अब लोग पहली बार एशियन गेम को कलर टीवी पर लाइव देख रहे थे, जिस वजह से साल 1980 में दूरदर्शन अपनी पीक पर था, क्योंकि दूरदर्शन ने अपने कंटेंट में वैरायटी भी लाना शुरू कर दिया था। जैसे कि साल 1987 में इसने रामायण को लॉन्च किया, जो कि इतना पॉपुलर हुआ कि इससे इंस्पायर होकर इसके नेक्स्ट ईयर यानी साल 1988 में महाभारत को लॉन्च किया गया। और इन दोनों आइकॉनिक सीरियल ने पूरे देश में ही एक वेव क्रिएट कर दी थी, क्योंकि लोग पहली बार रामायण और महाभारत की कहानियों को वीडियो के रूप में देख रहे थे। ये शो इतने पॉपुलर हो गए थे कि इन्हें देखने के लिए लोग अपना काम धाम छोड़कर टीवी के सामने बैठ जाते थे, क्योंकि ये लोगों के लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक रिलीजियस एक्टिविटी बन गया था। दूरदर्शन ने अपने शो के जरिए पूरे देश के लोगों को एक साथ जोड़ लिया था। और इस दौर में अब दूरदर्शन के पास वो सब कुछ था जो किसी भी चैनल का सपना हुआ करता था, क्योंकि न ही कोई कंपटीशन था, पूरा देश दर्शक था, मजबूत न्यूज नेटवर्क था और राष्ट्रीय भावना से जुड़ा कंटेंट भी था, जिस वजह से दूरदर्शन को लगा कि अब हमें कोई हरा ही नहीं सकता। लेकिन अब चीजें बदलने लगी थी, क्योंकि साल 1991 में इंडिया के अंदर इकोनॉमिकल लिबरलाइजेशन के बाद से विदेशी कंपनियों को इंडिया के अंदर अपना व्यापार खोलने की परमिशन दे दी गई, क्योंकि दूरदर्शन ही इंडिया के अंदर एकलौता टेलीविजन चैनल था, जिसकी वजह से इसकी मोनोपोली क्रिएट हो गई थी। लेकिन अब प्राइवेट चैनल जैसे कि स्टार प्लस, जी टीवी और सोनी टीवी ने मार्केट में एंट्री ली, तो फिर इस एंट्री के साथ ही इंडिया में केबल टीवी का जमाना शुरू हो गया। और ये दूरदर्शन के लिए एक बहुत ही मुश्किल फेज था, क्योंकि ये नए चैनल अपने साथ मॉडर्न कंटेंट और फ्रेश आइडिया लेकर आए थे, जिसमें लोगों को एंटरटेनमेंट का नया रूप दिखाया गया।
साल 1990 के दशक के मध्य तक भारत में केबल टीवी लगभग हर शहर और हर कस्बे तक पहुंच चुका था। अब दर्शकों के पास सिर्फ एक ही चैनल नहीं बल्कि दर्जनों विकल्प थे। लेकिन दूरदर्शन ने केबल युग को गंभीरता से लिया ही नहीं। उन्हें लगा कि उनकी पहचान, राष्ट्रीय पहचान और सरकारी समर्थन ही काफी है, और यही सोच दूरदर्शन की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। और फिर जैसे जैसे टीआरपी सिस्टम आया, मीडिया इंडस्ट्री पूरी तरह नंबर गेम बन गई। जो चैनल ज्यादा देखा जाएगा वही ज्यादा कमाएगा, और प्राइवेट चैनलों ने भी कंटेंट को टीआरपी के हिसाब से डाल दिया, जैसे कि फैमिली ड्रामा, रियलिटी शो, म्यूजिक काउंटडाउन और ब्रेकिंग न्यूज। सब कुछ दर्शकों को बांधने के लिए बनाया गया। लेकिन वही दूरदर्शन ने टीआरपी को कभी अपनी प्राथमिकता बनाया नहीं। एक तरफ यह उसकी मजबूरी थी क्योंकि वह सनसनी नहीं फैलाता था, लेकिन दूसरी तरफ यही उसकी व्यवसायिक हार बन गई क्योंकि एडवर्टाइजमेंट वही चैनल चुनते थे जहां दर्शक ज्यादा हो, और दर्शक अब दूरदर्शन से दूर होते जा रहे थे। एक समय था जब बड़े बड़े ब्रांड सिर्फ दूरदर्शन पर ही एडवर्टाइजमेंट देते थे, जैसे कि साल 1982 में दूरदर्शन ने एशियन गेम को भारत में आयोजित किया था, जिसके बाद से उनकी कमाई आसमान छूने लगी थी। लेकिन साल 1995 के बाद स्थिति बदलने लगी क्योंकि प्राइवेट चैनल ने ब्रांड शोज बनाए, आकर्षक स्लॉट दिए और प्रोडक्ट प्लेसमेंट को भी शुरू किया, जबकि दूरदर्शन अभी भी पुराने रेट कार्ड, सरकारी नियमों और लंबी प्रक्रियाओं में फंसा हुआ था। नतीजा ये हुआ कि दूरदर्शन की प्रोडक्शन क्वालिटी और भी गिरती चली गई। दूरदर्शन ने अपनी गिरती लोकप्रियता को रोकने के लिए नए चैनल लॉन्च किए, जैसे कि डीडी न्यूज, डीडी नेशनल, डीडी स्पोर्ट, डीडी किसान, डीडी भारती और डीडी रीजनल चैनल। संख्या तो बढ़ी लेकिन रणनीति नहीं बदली। डीडी स्पोर्ट को छोड़ दे तो बाकी चैनल सीमित दर्शकों की सिमट कर रह गए। डीडी फ्री डिश दूरदर्शन की एक आखिरी उम्मीद है, क्योंकि डीडी फ्री डिश को दूरदर्शन की एक बड़ी उपलब्धि भी माना जा सकता है, क्योंकि ये आज भी करोड़ों घरों तक फ्री में पहुंचता है, खासकर ग्रामीण भारत में। लेकिन समस्या यह है कि फ्री डिश पर भी ज्यादातर प्राइवेट चैनल ही देखे जाते हैं, मतलब प्लेटफॉर्म दूरदर्शन का लेकिन कंटेंट दूसरों का। ये स्थिति साफ दिखाती है कि असली समस्या टेक्निक नहीं बल्कि कंटेंट और रणनीति की है। दोस्तों, दूरदर्शन आज बन नहीं हुआ है, वो आज भी भारत का आधिकारिक ब्रॉडकास्टर है, जैसे कि सरकारी घोषणा, राष्ट्रीय कार्यक्रम, स्वतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस सब कुछ दूरदर्शन पर ही दिखाया जाता है। लेकिन आम दर्शकों के जीवन में दूरदर्शन की भूमिका लगभग खत्म हो चुकी है। तो दोस्तों, ये थी दूरदर्शन की राइज एंड फॉल की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।